सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलीलिथियासिस, कोलेंजाइटिस, टी ट्यूब क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ा दिया था। और कोलीलिथियासिस या गॉल ब्लैडर में स्टोन वाला टॉपिक अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन हो जाए और उसकी दीवार का लगातार इरिटेशन हो तो वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में पॉइंट नंबर 1 अपन बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, तो आप सारे के सारे साथी आंसर देंगे इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। व्हाट इज द कोलिसिस्टाइटिस, सबसे पहले अपन बात करें क्या होता है कोलिसिस्टाइटिस। आंसर इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। क्यों हो जाता है कोलिसिस्टाइटिस, क्यों हो जाता है कोलिसिस्टाइटिस, तो उसका एक तो कारण दिया जाता है कि मेन जो कारण होता है 80% केस के अंदर माना जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो गया है। बिना स्टोन के भी कोलिसिस्टाइटिस होना संभावित है। देखो बिना स्टोन के कैसे होना संभावित है, कोई पर्सन ऊपर छत से नीचे गिर गया और राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में चोट लग गई, यह चोट गॉल ब्लैडर में लगी है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना संभावित है। अपन ERCP प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर को चोट पहुंच गई तो भी कोलिसिस्टाइटिस होना संभावित है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया किसी इंसान का और राइट अपर क्वाड्रेंट में चोट लग गई जहां गॉल ब्लैडर भी डैमेज हो गया तो भी कोलिसिस्टाइटिस होना संभावित है। मान के चलें लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, स्प्रेड होकर गॉल ब्लैडर तक पहुंच गया तो भी कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी होता है कोलिसिस्टाइटिस। यदि पर्सन को लगातार कीमो दी जाए तो कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया जैसे मरीजों में जब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो भी उनको कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है। तो कोलिसिस्टाइटिस दो तरह का होगा, एक तो पथरी की वजह से कोलिसिस्टाइटिस होगा और एक बिना पथरी के कोलिसिस्टाइटिस होगा। तो जो स्टोन की वजह से कोलिसिस्टाइटिस होता है उसको अपन नाम देते हैं कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। स्टोन की वजह से होने वाले कोलिसिस्टाइटिस को नाम देते हैं अपन कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। और बिना स्टोन के जो कोलिसिस्टाइटिस होता है उसको अपन नाम देते हैं एकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। दोनों में से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर कॉमन फॉर्म ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, आंसर इज कैलकुलस। 60 से 80% केसों में जो कोलिसिस्टाइटिस होता है उसका मेन कारण होता है कोलीलिथियासिस। द कंडीशन ऑफ कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलीलिथियासिस। यहां अपन दोनों के बारे में रिस्क फैक्टर की बात करें, क्या रिस्क फैक्टर होंगे कोलिसिस्टाइटिस के, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होना पॉसिबल है, तो कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का क्या कारण होगा, आंसर है स्टोन होना गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कॉज करेगा। एकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होने के क्या कारण हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कैंडिडेट छत से गिर जाए, ERCP से इंजरी हो जाए, तो किसी भी तरह की इंजरी या ट्रॉमा होना गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आपको कारण बताया किसी पर्सन में मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होना पॉसिबल है। किसी को कीमोथेरेपी लग रही है तो भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। लीवर का यदि इन्फेक्शन हुआ है तो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन स्प्रेड होकर गॉल ब्लैडर में पहुंच जाए और इन्फेक्शन की वजह से भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। क्या पढ़ा अपन ने, परिभाषा क्या हुई कोलिसिस्टाइटिस की, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। यह दो तरह का हो सकता है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और एकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस।
दोनों में से ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का क्या कारण होगा? स्टोन इन गॉल ब्लैडर। स्टोन इन गॉल ब्लैडर होने के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स पॉसिबल है? कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डील कर लिए थे। तो यहां रिस्क फैक्टर में लिखेंगे अपन सेम एज कोलिलिथियसिस। सेम एज कोलिलिथियसिस जो अपन ने रिस्क फैक्टर पढ़े थे, ध्यान हो तो, हीमोलाइटिक एनीमिया या हीमोलाइटिक डिसऑर्डर होना, ओबेसिटी होना, फिजिकल इनएक्टिविटी होना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होना, प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर डील कर चुके हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे रिस्क फैक्टर इसमें शामिल होंगे। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस जो बिना स्टोन के होता है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कारण आपके सामने हैं। इंजरी या ट्रॉमा होना, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस जब किसी मरीज को होगा तो मरीज कौन कौन से क्लिनिकल फीचर लेकर अपने सामने प्रेजेंट होगा? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस? तो ध्यान करें, देखें लास्ट लेक्चर में अपन ने डील किया था कि पर्सन के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कई बार कोई सिम्टम नहीं आते, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई 2-4-5 महीने में एक आध बार दर्द होता है, एक आध 2 दिन फैटी डाइट कम कर दो तो दर्द ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। बट अब यहां पर इन्फ्लामेशन हो चुका है। कोलिलिथियसिस का केस यदि अपने पास आए, मरीज को अपन लिटाकर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पालपेट करें तो कोई दर्द महसूस नहीं होगा, टच करने पर दर्द नहीं होगा। टच करने पर दर्द होना, इसको बोलते हैं टेंडरनेस। कोलिलिथियसिस में टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं होगी, बट कोलिसिस्टाइटिस में गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। यदि आप आपकी फिंगर को राइट हेपेटिक मार्जिन पर रखें और कंप्रेस करें तो मरीज को दर्द होगा, टच करने पर दर्द होगा, टेंडरनेस। बिना टच करे भी इंसान को दर्द हो रहा है, बोले तो पेन लगातार मेंटेन रहेगा। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग यहां परमानेंट हो जाएगी, साथ में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो फीवर भी प्रेजेंट होगा। अपन ने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि कोलिलिथियसिस के 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जबकि यहां पर कंप्लीट सिम्प्टोमेटिक मरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अपन बात करें कौन कौन से कॉमन फीचर हैं जो हमेशा प्रेजेंट होंगे। अपन बात कर सकते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, कहां पर होगा सीवियर एब्डोमिनल पेन? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में होगा। पेन के साथ साथ टेंडरनेस भी होगी। कहां पर होगी टेंडरनेस? सेम आंसर है, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के अंदर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी। ये राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन वाला हिस्सा रिजिड हो जाएगा, बोले तो रिजिडिटी डेवलप हो जाएगी। साथ में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिगनेस ये डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा मरीज को फीवर आने लग जाएगा और साथ में यहां भी मरीज में जॉइंटिस डेवलप हो जाएगा। अब ऐसे मरीज को यदि आप सुपाइन पोजीशन दें और सुपाइन पोजीशन देने के बाद राइट अपर क्वाड्रेंट पर फिंगर रखें और मरीज से कहें कि आप डीप ब्रेथिंग करो, तो डीप ब्रेथिंग करने के बाद इंसान को दर्द होगा और डीप ब्रेथिंग करने के बाद इंसान को होने वाले इस दर्द को पॉजिटिव मर्फी साइन में काउंट किया जाता है। इट इज नॉट द साइन ऑफ कोलिलिथियसिस, इट इज नॉट द साइन ऑफ कोलिलिथियसिस, इट इज द साइन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। तो वहां पर अपन ने चर्चा की थी कि क्लिनिकल फीचर 80% मरीजों में नहीं होते, बोले तो 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जबकि यहां हर एक मरीज के अंदर जो सिम्टम है वो प्रेजेंट होते हैं। यहां स्पेसिफाई अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं वहां पर फीवर नहीं हो रहा था, यहां पर फीवर हो रहा है। वहां पर मर्फी साइन नहीं थे कोलिलिथियसिस में, यहां पर हैं। वहां पर टेंडरनेस और रिजिडनेस नहीं थी, यहां पर प्रेजेंट है। और वहां पर कोई कभी कभार इंसान में दर्द हो रहा था, जबकि यहां पर लगातार इंसान के अंदर दर्द मौजूद है। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगले पॉइंट के अंदर डील करें अपन।
मरीज अपने पास आएगा तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर हैं जो आप अपनाना चाहेंगे? कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर होंगे? अपन बोल सकते हैं सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, देखिए हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डायट्री हिस्ट्री आ जाएगी, अल्कोहल लेता है क्या, पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री अपन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पॉजिटिव मिलेगा मर्फी साइन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव मिलेगा मर्फी साइन। कैसे चेक करते हैं आपको बता दिया। सुपाइन पोजीशन, मरीज को देकर अपने फिंगर को राइट हेपेटिक मार्जिन पर रखते हैं और मरीज को डीप ब्रीथिंग के लिए अप्रिशिएट करते हैं। अगर डीप ब्रीथिंग के दौरान इंसान को राइट हेपेटिक मार्जिन पर दर्द होने लगे तो वह पॉजिटिव मर्फी साइन है जो कोलिसिस्टाइटिस में मिलेगा। एक और साइन है, लंबे समय तक या बार बार एपिसोड आए कोलिसिस्टाइटिस के, तो ऐसे इंसानों के अंदर ये वाला साइन भी देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है बहुत साइन, तो इसको इस तरीके से समझें कि जो कोलिसिस्टाइटिस वाला केस होता है इसमें ये जो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यह पेन रेफर्ड होता है, यह पेन रेफर्ड होता है। गौर करें, देखें यहां पर गॉल ब्लैडर है तो यहां से रेफर्ड होता है और इंसान को राइट शोल्डर में भी पेन महसूस होता है। देखें इस पोजीशन में मैं खड़ा हुआ हूं, ये राइट शोल्डर है, यहां पर महसूस होता है। ये वाला हिस्सा स्कैपुला है, स्कैपुला के जस्ट नीचे यदि लगातार या बार बार कोलिसिस्टाइटिस के एपिसोड आते रहें तो स्कैपुला के जस्ट नीचे हाइपर एस्थीसिया डेवलप हो जाता है, यानी यहां पर जो पर्टिकुलर पार्ट है उसके सेंसेशन बढ़ जाते हैं। अगर कोलिसिस्टाइटिस वाले मरीज के 5-7 दिन लगातार गुजर गए और ये राइट वाला हाथ जो है वहां पर पहली बात तो रेफर्ड पेन होगा, तो ये जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है इसके साथ साथ यह पेन रेडिएट होकर राइट शोल्डर में भी जाएगा, यह रेडिएट होकर राइट शोल्डर में भी जाएगा। उसके साथ ऐसा माना जाता है 2-4-5 दिन तक ये लगातार कंडीशन रहे तो ये जो राइट वाला स्कैपुला है इसके जस्ट नीचे यहां इस लोकेशन पर इंसान को हाइपरथीसिया हो जाता है। हाइपरथीसिया का मतलब है सेंसेशन बढ़ जाते हैं। यदि कोई टच भी करेगा तो इंसान को महसूस होगा कि किसी ने बहुत ज्यादा दबाव दिया है, यानी कि कोई थप्पड़ मारा है या बहुत ज्यादा दबाव यहां पर लगा है, इस तरह का महसूस होने लग जाता है। और इस तरह का महसूस होना, इसको नाम देते हैं अपन बॉस साइन, इसको अपन नाम देते हैं बॉस साइन। यह भी कोलिसिस्टाइटिस के मरीज में देखा जाता है। तो बॉस साइन का मतलब यह हो गया, इस तरीके से समझें आप, इंसान के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, इंसान के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से पहली बात तो इसका रेफर्ड पेन यहां पर महसूस होता है, बोले तो राइट शोल्डर में महसूस होता है। और राइट शोल्डर में भी स्कैपुला के पीछे, राइट शोल्डर में स्कैपुला के पीछे हाइपरथीसिया डेवलप हो जाता है, बोले तो इस जगह के सेंसेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके जो नर्व एंडिंग सेंसेशन को लेकर जाते हैं उन बहुत सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी आपस में मिलती हैं जिनको अपन गैंग्लियन बोलते हैं। तो इनका गैंग्लियन समान होता है, इस वजह से रेफर्ड पेन होता है। तो यदि इस वाले हिस्से के नीचे हाइपरथीसिया डेवलप हो जाए तो इसको पॉजिटिव बॉस साइन माना जाता है। और यह बॉस साइन भी देखने को मिलेगा कोलिसिस्टाइटिस के केस में। तो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, आगे बढ़े आप। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो सामान्यतः इस कंडीशन को डायग्नोस करते हैं, बहुत ही कॉमन सा इन्वेस्टिगेशन यूएसजी, सीटी, एमआरआई भी करा सकते हैं, उसके अलावा एलएफटी भी करा सकते हैं। सीटी एमआरआई के अलावा ईआरसीपी भी करा सकते हैं। तो ये तो वही वाले इन्वेस्टिगेशन हो गए जो लास्ट लेक्चर में करे थे अपन ने, बोले तो कोलिलिथियासिस के केस में ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। बट यहां पर एक अलग से और इन्वेस्टिगेशन होगा, चूंकि वहां भी अपन ने कराया था, यहां पर आप सीबीसी कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी के काउंट आपको बढ़े हुए मिले। यहां आप सीबीसी कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी के काउंट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। बोले तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? आंसर है ल्यूकोसाइटोसिस। ये इन्वेस्टिगेशन अपन ने करा लिए।
इसके अलावा यदि आप ईएसआर भी कराएं तो भी इन्फेक्टिव केस हुआ है तो ईएसआर बढ़ी हुई मिलेगी, इन्फेक्टिव केस हुआ है तो ईएसआर बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक मेजर अपन इस्तेमाल करते हैं। क्या मैनेजमेंट करना चाहेंगे अपन इसका? देखें, मैनेजमेंट में मरीज को राइट अपर क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अस्पताल में आया है, अपन ने मर्फी साइन चेक कर लिए, फिर सोनोग्राफी कराई, उसमें कोलिसिस्टाइटिस आया, सीबीसी कराई, यानी मरीज के अंदर जब मरीज अपने पास आया तो अपन को एक तो पॉजिटिव मर्फी साइन देखने को मिला, मरीज अपने पास आया तो पॉजिटिव मर्फी साइन देखने को मिला, यूएसजी कराई तो यूएसजी में गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन मिला, बोले तो पॉजिटिव, सीबीसी कराई तो उसमें टीएलसी 18,000 मिली। इसका मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो बताया तो ये जाता है कि इमीडिएट इलाज करो और उस इंसान के गॉल ब्लैडर को तुरंत रिमूव कर दो, खासकर यदि स्टोन है तो 24 से 72 घंटे में 24 to 72 आवर्स में ऑपरेशन कर डालो। परंतु शुरुआती अवस्था में कोशिश ये की जाती है कि थोड़ा सा इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाए, टीएलसी नॉर्मल हो जाए और पर्सन की कंडीशन स्टेबल हो जाए तो 1 या 2 दिन बाद ऑपरेशन करें तो उचित होगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मरीज अपने पास आया है, कुछ खिलाएं पिलाएं या मरीज को एनबीएम रखें? तो शायद आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मरीज को एनबीएम रखेंगे अपन। अच्छा, एनबीएम क्यों रखना चाहते हो? कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे तो एसिड का सीक्रेशन होगा, एसिड आगे जाएगा ड्यूडीनम में, ड्यूडीनम में जाएगा तो बताओ बाइल का सीक्रेशन बढ़ाएगा, और बाइल का सीक्रेशन बढ़ेगा तो बताओ कौन सी कंडीशन? गॉल ब्लैडर काम करेगा क्या? इस कंडीशन में गॉल ब्लैडर को काम कराना चाहते हो? नहीं, एसिड का सीक्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने पेनक्रिएटाइटिस में बात की थी तो मरीज को एनबीएम रखेंगे अपन, एनजी ट्यूब डाल देंगे, एनजी ट्यूब डाल के लगातार क्या करेंगे अपन? सक्शनिंग करेंगे, एनजी ट्यूब डाल के लगातार सक्शनिंग अपन को करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके बाद मरीज में कुछ भी नहीं खिला रहे पिला रहे हो तो इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे, लगातार वाइटल साइन मॉनिटर करते रहेंगे और साथ में मरीज को अपन दवाइयां देंगे। देखें, दवाइयां खिलाना पिलाना बंद कर दिया, डीएनएस लगा दो, रेंटेक रेगलान ओंडास्टिरोन लगा दो, रेंटेक रेगलान ओंडास्टिरोन लगा दो, साथ में पेंटोपेराजोल लगा दो पीपीआई। इन्फेक्शन हो सकता है तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी अपन यहां पर देंगे। और साथ में मरीज को सबसे बड़ी समस्या है दर्द हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है दर्द हो रहा है, दर्द निवारक गोली उसको देंगे मेप्रिडीन। ध्यान रखने वाली बात कौन सी एनाल्जेसिक है जो यहां भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? सेम आंसर है, जस्ट लाइक द पेनक्रिएटाइटिस। कौन सी दवाई नहीं देना चाहोगे? आंसर है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मरीज को फीवर हो रहा है, फीवर को सबसाइड करने के लिए कौन सी दवाई दे दें अपन? पैरासीटामोल। ये सारा का सारा इलाज करेंगे। आज ही मरीज भर्ती हुआ, देखो फिर से समझो आप, मरीज भर्ती हुआ, आपसे बता रहा है कि डॉक्टर साहब इस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, 1 दिन से फीवर आ रहा है, टच करते ही दर्द होता है, वॉमिटिंग है, आंखों में पीलापन अपन ने देखा है, फिर मर्फी साइन अपन को पॉजिटिव मिला, सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन मिला, टीएलसी 18,000 मिली। अब अच्छा इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट तो 24 से 72 घंटे के अंदर गॉल ब्लैडर को निकाल दो, बट अभी तो उसके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने का प्रयास करें। उसके लिए मरीज को एनबीएम रखेंगे। क्यों रख रहे हो एनबीएम? खिलाओगे पिलाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एचसीएल सीक्रेट होगा, एचसीएल आगे जाएगा तो गॉल ब्लैडर का स्टिमुलेशन होगा, बोले एचसीएल ड्यूडीनम में जाएगा तो काइम जो जाएगा वो एसिडिक होगा, और गॉल ब्लैडर से सीक्रेशन होंगे। इस अवस्था में अपन गॉल ब्लैडर को काम नहीं कराना चाहते, तो 1% भी एचसीएल सीक्रेट नहीं होना चाहिए। तो एनबीएम रख दिया, एनजी ट्यूब डालकर अपन ने सक्शनिंग कर दी, इनटेक आउटपुट चार्ट अपन ने मेंटेन किया, वाइटल साइन लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कौन कौन सी दवाइयां लगा दी? डीएनएस, ताकि फ्लूइड की पूर्ति होती रहे। नोजिया वॉमिटिंग हो रहे हैं, रेंटेक रेगलान ओंडास्टिरोन अपन ने लगा दिया, पेंटोपेराजोल लगा दिया, एंटीबायोटिक्स दे दी क्योंकि यह इन्फेक्शन से भी हो सकता है, मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड दे दिया आपने दर्द निवारक के रूप में। कौन सी नहीं देंगे? मॉर्फिन सल्फेट, साथ में पैरासीटामोल, यदि फीवर आ रहा है तो देंगे।
और इन्फ्लामेशन को जल्दी से सबसाइड करने के लिए दवाई दे सकते हैं अपन डेक्सामेथासोन। इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए कौन सी दवाई देंगे? स्टीरॉयड भी लगा सकते हैं बोले तो डेक्सामेथासोन। ये दवाई आपने सुबह लगाई, फिर शाम को भी लगाई, फिर अगले दिन सुबह लगाई, शाम को लगाई, अब वापस से टीएलसी आपने कराई है तो ये 8000 आ रही है। इसका मतलब है सबसाइड हो रहा है इन्फ्लामेशन, सबसाइड हो रहा है इन्फ्लामेशन, मरीज को दर्द कम हो गया, टेंडरनेस कम हो गई। अब उसके बाद उसका परमानेंट मैनेजमेंट क्या करें कि स्टोन है भैया गॉल ब्लैडर में, तो उसको समझा देंगे कि भैया स्टोन की वजह से आपको गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हुआ है, ऑपरेशन करके आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है मरीज हामी भरे, जरूरी थोड़ी है मरीज हामी भरे। मरीज ने मना कर दिया, द पेशेंट डोंट वांट सर्जरी, द पेशेंट डोंट वांट सर्जरी, मरीज सर्जरी नहीं कराना चाहता। वो तो आपसे कहता है कि आप तो रहने दो, मैं सही हो गया, 2-3 दिन में सही हो गया, आप तो दवाइयां चला दो। अब मरीज ने मना कर दिया तो उसकी मर्जी है, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। कौन कौन सी दवाई चला दें? स्टोन को घोलने वाली दवाई, घुलेगा नहीं तो कम से कम बढ़ेगा तो नहीं, वही दवाई जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, अर्सोडियोल और चीनोडियोल चला देंगे। उसको बता देंगे कि जब भी आपको दर्द हो तो मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड आपको लेनी है, जब भी आपको दर्द हो तो मेप्रिडीन आपको लेनी है। और डाइट में किस तरह की डाइट अपन प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? आंसर है लो फैट डाइट। किस तरह की डाइट अपन प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? आंसर है लो फैट डाइट। अगर पेशेंट, यहां तो अपन ने पढ़ा था पेशेंट डोंट वांट सर्जरी, मरीज सर्जरी नहीं कराना चाहता। अगर वो तैयार हो जाए कि हाँ जी मेरा तो परमानेंट इलाज कर दो, बार बार मैं दुखी होऊंगा इस समस्या को लेकर, तो फिर अपन उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, जिसको 2 तरीके से करते हैं अपन, ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी और दूसरा करते हैं लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी। कॉलीसिस्टेक्टोमी करने के बाद, कॉलीसिस्टेक्टोमी में कौन सा इंसीजन लगाते हैं अपन? कोचर इंसीजन लगाते हैं। गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद मरीज को क्या सलाह देना चाहेंगे? अब उसको किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है? गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो ध्यान रहे किस तरह की डाइट उसको प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे अपन? आंसर है लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। फिर अपन ने डिस्कस किया था, ये मान के चलो कॉमन बाइल डक्ट है, ये मान के चलो कॉमन बाइल डक्ट है। अगर आपको सस्पेक्ट होता है कि स्टोन, अगर सस्पेक्ट होता है कि स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में भी हो सकता है, या कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं टी शेप की, और इस पर्टिकुलर ट्यूब को बोलते हैं टी ट्यूब। ये जो ब्लैक से अपन ने बनाया है ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये जो ट्यूब की अपन बात कर रहे हैं ये टी ट्यूब है। कॉमन बाइल डक्ट आपको पता है आगे चलकर कहां ओपन हो रही है? ड्यूडिनम में, यानी यहां से बाइल कहां जाने वाला है? ड्यूडिनम में। टी ट्यूब अपन ने डाल दी। शुरुआती 2 दिन के लिए जब अपन टी ट्यूब डालते हैं तो मरीज को एनबीएम रखते हैं, मरीज को क्या रखते हैं? एनबीएम। तो जितना भी बाइल सीक्रेट होता है वो यहीं से सीक्रेट होता है। जब मरीज को एनबीएम रख रहे हैं तो अपन मान के चलें टी ट्यूब अपन ने डाल दी तो यहां से बाइल आएगा, तो इसको कैरी बैग से जोड़ देते हैं अपन। बैग से जोड़ दिया, शुरुआती 24 घंटे में जो बाइल आता है उसको अपन कलेक्ट करें। उसकी मात्रा होती है यूजुअली 500 से 1000 ml। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 500 से 1000 ml। अगर 1000 ml से ज्यादा सीक्रेशन आए इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं डैमेज है, और सीक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं, तो 1000 ml से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। और यदि 500 ml से कम सीक्रेशन आए तो पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर डक्टल सिस्टम में कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। तो टी ट्यूब जो अपन डालते हैं उसमें सामान्य शुरुआती 24 घंटे में कितना सीक्रेशन तो होना ही चाहिए? शुरुआती 24 घंटे में कितना सीक्रेशन होना चाहिए? आंसर है 500 से 1000 ml होना चाहिए। अच्छा, टी ट्यूब को अपन ने शुरुआती 24 घंटे में 500 से 1000 ml आया, अगले 24 घंटे में कम आएगा। फिर 3 दिन बाद आप डाइट स्टार्ट करो, 3 दिन बाद आप या 4 दिन बाद मरीज को डाइट देना स्टार्ट करो। अब चूंकि डाइट है जो ड्यूडिनम में जाएगी,
तो इसका मतलब है कि जो डाइट आप स्टार्ट करोगे उसमें ना के बराबर मान के चलो फैट भी दे रहे हो, तो फैट के लिए ये चाहिए, बाइल चाहिए, आपने टी ट्यूब डाली हुई है। तो जब आप पर्सन में डाइट स्टार्ट करते हो या उसको मील प्रोवाइड कराते हो, तो बताओ खाना खाने वाला है पर्सन, अपन को टी ट्यूब डाली हुई है, तो करना यह होता है कि खाने से 1 घंटे पहले इसको क्लैंप कर दें, 1 से 2 घंटे पहले इसको क्लैंप कर दें। क्लैंप करने का क्या फायदा होगा, ये टी ट्यूब से बाइल आएगा, यहां ये तो ब्लॉक है, ये तो क्लैंप हो रही है, तो बाइल आगे जाएगा और डाइजेशन में अपना रोल निभाएगा। और खाना खाने के 2 घंटे बाद तक क्लैंप ही रहने दो, क्योंकि जितना भी बाइल आए बाहर मत जाने दो, उसको अंदर ही जाने दो ताकि डाइजेशन में रोल निभाए। तो जब आप उसको डाइट स्टार्ट करो, तो डाइट स्टार्ट करने से 1 से 2 घंटे पहले और 1 से 2 घंटे बाद, खाना खाने से 1 से 2 घंटे पहले और 1 से 2 घंटे बाद इसको अपन क्लैंप कर देते हैं, ताकि बाइल सीधा का सीधा ड्यूडेनम में जाए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, टी ट्यूब के बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। ये जो टी ट्यूब अपन डालते हैं उसका मकसद होता है इस कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को चेक करना, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। दूसरा, सीक्रेशन नॉर्मल हो रहे हैं, और यदि कोई रुकावट भी होगी तो इसके द्वारा बाहर निकल जाएगी। टी ट्यूब लगाने के बाद शुरुआती 24 घंटे में सीक्रेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 500 से 1000 ml बाइल इसके अंतर्गत इकट्ठा होना चाहिए। 1000 ml से ज्यादा हो रहा है तो सस्पेक्ट करना पड़ेगा, 500 से कम हो रहा है तो भी सोचना पड़ेगा, रुकावट हो सकती है। 3 दिन तक तो मरीज को एनबीएम रखा है आपने। 3 दिन के बाद जब उसको खाना खिलाओ और खाने में ना के बराबर फैट भी जारी है, तो पाचन के लिए बाइल तो चाहिए ड्यूडेनम में। अब क्या बाइल को लगातार बाहर आने दे, नहीं। अब क्या करना है, टी ट्यूब को अपन 7 दिन बाद निकालेंगे। टी ट्यूब को अपन 7 दिन बाद निकालेंगे, तो जब वो खाना खाए उससे 1 से 2 घंटे पहले और खाना खाने के भी 1 से 2 घंटे बाद तक अपन इस ट्यूब को क्लैंप कर देते हैं, ताकि बाइल बाहर ना निकलकर कहां पर जाए, सीधा कहां पर पहुंचे, आंसर है ड्यूडेनम में पहुंचे। इज दैट क्लियर? तो ये इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट हो गए, परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक के सारे पॉइंट हो गए। देखें, यहां से स्टार्ट किया है अपन ने, टॉपिक है अपना कोलिसिस्टाइटिस। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर विच मे बी ड्यू टू द स्टोन और विदाउट द स्टोन। बोले तो कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और अकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। Which of the following are more common? आंसर है कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। What are the causes of calculus cholecystitis? Stone in gallbladder. What are the risk factor of calculus cholecystitis? Same as cholelithiasis. Same as cholelithiasis. Acalculus cholecystitis की अपन बात करें, बिना स्टोन के गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना, इसका कारण हो सकता है इंजरी या ट्रॉमा। किसको होना? गॉल ब्लैडर को होना। इन्फेक्शन होना किसी भी तरह का, इंसान को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना। देखो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी, जिससे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होकर इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, और साथ में कीमोथेरेपी का भी साइड इफेक्ट होता है। तो ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गई डेफिनेशन एंड टाइप्स and etiology and risk factor of cholecystitis. Come on to the next. What are the clinical manifestation? Severe acute abdominal pain, tenderness and rigidity over right upper quadrant of abdomen. The pain of cholecystitis may also referred to right shoulder. The pain of cholecystitis may also referred to right shoulder. और कुछ दिनों तक कोलिसिस्टाइटिस बना हुआ रहे तो ये राइट वाली स्केपुला के जस्ट नीचे हाइपरथीसिया डेवलप हो जाता है। इस एरिया के सेंसेशन बढ़ जाते हैं, टच करते ही ऐसा लगता है कि बहुत सारा दबाव यहां पर डाला गया है। इस पर्टिकुलर साइन को अपन नाम देते हैं बॉस साइन। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम आएंगे? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिगनेस, साथ में फीवर भी होगा। कोलिलिथियासिस में फीवर नहीं लिखा था, इसमें फीवर होगा। वहां तो यह भी लिखा था कि 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक होंगे, यहां पर सारे के सारे सिम्प्टोमेटिक होंगे। साथ में मरीज को जॉन्डिस भी डेवलप हो जाएगा।
कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आप यहां पर करना चाहेंगे? ये क्लिनिकल फीचर हो गए। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो आप यहां पर करना चाहेंगे? ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें 2 साइन आपको देखने को मिलेंगे, मर्फी साइन और बॉस साइन। इसके अलावा सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, एमआरसीपी करा सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट जिसके अंदर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आंसर आ रहा है डायरेक्ट वाला, रुकावट है। और रुकावट होने पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा जिसमें डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सीबीसी कराओगे इसमें तो ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा और साथ में ईएसआर भी बढ़ा हुआ मिलेगा यदि इन्फेक्टिव केस हुआ तो। दीज आर द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कॉलीलिथियसिस। ये हो गया, सॉरी, कॉलीसिस्टाइटिस का डायग्नोस्टिक मेजर हो गया। क्या इलाज करना चाहेंगे? यदि इंसान सर्जरी, शुरू में तो अपन सर्जरी के लिए एडवाइज करेंगे, बट ये शुरुआत में 24 से 72 घंटे के दौरान सर्जरी हो जानी चाहिए। बट शुरुआत में अपन कोशिश करें कि इन्फ्लामेशन को सबसाइड करें। उसके लिए एक्यूट फेज का क्या मैनेजमेंट होगा? एनबीएम रख दो, एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग करें, इनटेक आउटपुट चार्ट, वाइटल साइन, डीएनएस, रेंटेक, रेगलान, ओंडास्टिरोन, पीपीआई, एंटीबायोटिक। कौन सी एनाल्जेसिक देना चाहोगे? मेप्रीडीन। कौन सी नहीं दोगे? मॉर्फिन। फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल। और स्टीरॉयड भी अपन दे सकते हैं। स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन जल्दी सबसाइड हो सकता है। तो ये एक्यूट फेज का मैनेजमेंट हो गया। 3 दिन में स्टेबल हो गया। अब उससे बोलोगी भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी है तुम्हारे गॉल ब्लैडर में। नहीं, मैं नहीं कराता, मुझे तो गोली दवाई दे दोगी। गोली दवाई तो है ही नहीं, फिर भी मन रखने के लिए ले ले ये गोली दवाई। कौन सी? बाइल साल्ट देंगे अपन, अर्सोडियोल, चिनोडियोल। एनाल्जेसिक दर्द हो तो मेप्रीडीन खानी है और डाइट के अंदर फैट कम लेनी है। यदि सर्जरी कराना चाहे तो ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी कर दो या लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी कर देंगे। कौन सा इंसीजन लगाएंगे अपन? कोचर इंसीजन। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। सर्जरी करने के बाद क्या एडवाइज करेंगे अपन? उसको लो फैट डाइट देनी है। और यदि कॉमन बाइल डक्ट में रुकावट है तो कोलिडोकोटोमी करेंगे। कोलिडोकोटोमी करके कॉमन बाइल डक्ट में एक टी ट्यूब डाल देंगे। इस टी ट्यूब में शुरुआती 24 घंटे में सीक्रेशन 500 से 1000 ml होने चाहिए। 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 500 से कम नहीं होने चाहिए। 3 दिन बाद जब इसको डाइट स्टार्ट करो तो इसको बाहर से अपन क्लैंप कर देते हैं टी ट्यूब को, जहां से सीक्रेशन आ रहे हैं। खाने से 1 से 2 घंटे पहले और 1 से 2 घंटे बाद तक इसको क्लैंप रहने देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका केस हो गया कॉलीसिस्टाइटिस। ये केस हो गया कॉलीसिस्टाइटिस। तो ये गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं। अब चूंकि ये आपने पढ़ा है, यहां आपने पढ़ा है कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियसिस, इनमें बार बार एक नाम आया है और वो नाम था एलएफटी। वो पर्टिकुलर नाम था एलएफटी। एलएफटी बोले तो लीवर फंक्शन टेस्ट। बार बार ये नाम आ रहा है, क्यों ना इस नाम का अर्थ भी पढ़ लिया जाए। कौन कौन से टेस्ट हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल होते हैं? कौन कौन से टेस्ट हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल होते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट का सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर इंक्लूडेड अंडर एलएफटी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर इंक्लूडेड अंडर एलएफटी? निम्न में से कौन सा टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल है? पीटीआईएनआर, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, एसजीओटी, एसजीपीटी, और चौथा है ऑल ऑफ देम। व्हाट इज द राइट आंसर? इसके अलावा पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर लीवर डैमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर लीवर डैमेज? निम्न में से कौन सा लीवर डैमेज के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होगा?
देखिए मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग सारे साथी ये आंसर दे रहे हैं, परंतु इन दोनों में से भी अलग अलग आ जाए तो, ओटीपीटी में से भी अलग अलग आ जाए। देखो ये वाला पीटी का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इस पीटी का मतलब है एसजीओटी एसजीपीटी। क्या फुल फॉर्म होती है अभी डील करेंगे अपन। तो इन दोनों अलग अलग आ जाएं तो ज्यादा कंफर्मेटिव कौन सा एंजाइम होगा, ज्यादा सेंसिटिव किसको माना जाता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, पढ़ा देता हूं। देखें लीवर के बारे में अपन बात करें, सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, शायद आप सारे साथियों को नॉलेज होगी। एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन होता है। एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन होता है। इनकी मात्रा मैं आपको बताऊं तो ये होता है लगभग 4.7 ग्राम, ये होता है 2.3 ग्राम और फिब्रिनोजन है 0.3 ग्राम। सबसे ज्यादा मात्रा में लीवर कौन से प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है, एल्बुमिन का। सबसे ज्यादा मात्रा में किसका निर्माण करता है, एल्बुमिन का। नॉर्मली यहां पर बात करें, यदि किसी इंसान में लीवर डैमेज है तो क्या इतनी मात्रा में जितना प्लाज्मा प्रोटीन बनना चाहिए वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन इतनी मात्रा में नहीं बन पाएगा तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा और इस टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, आंसर है एल्बुमिन। कौन सा कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा भी किसकी है, एल्बुमिन की। तो सबसे ज्यादा कम भी कौन सा होगा, एल्बुमिन। तो यहां लीवर फंक्शन की जांच करने के लिए अपन सीरम एल्बुमिन लेवल की जांच कराते हैं। सीरम एल्बुमिन लेवल की जांच कराते हैं और लीवर में गड़बड़ी होने पर सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है। लीवर में गड़बड़ी होने पर सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है। तो क्या एल्बुमिन की जांच कराना लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल है, यस, इसकी जांच कराना इसमें शामिल है। यदि यहां पर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल एजी रेशो का मतलब है एल्बुमिन ग्लोबुलिन। देखो इनका रेशो अपन देखें तो यदि इसको 4.6 मान लो आप कैलकुलेशन के लिए, तो नीचे 2.3 ऊपर 4.6, क्या अनुपात आया, 2:1। नॉर्मल एजी रेशो कितना होता है, 2:1। अब चूंकि जब लीवर में डैमेज हो गया और एल्बुमिन का बनना ज्यादा ही इंपेयर्ड हो जाता है तो क्या यही अनुपात आएगा, नहीं, ये डिस्टर्ब हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में। तो यहां पर दो चीजें हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में अपन चेक करते हैं। एक तो करते हैं अपन टोटल सीरम एल्बुमिन लेवल, एक करते हैं एजी रेशो बोले तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में एक तो ये टेस्ट शामिल होता है। एलएफटी में शामिल होने वाले कौन कौन से टेस्ट हैं, एक तो है टोटल सीरम एल्बुमिन लेवल और एक है एजी रेशो। नॉर्मल एजी रेशो कितना होगा, 2:1, जो लीवर की बीमारियों में डिस्टर्ब हो जाता। आगे बढ़े आप। जैसा कि आपको विदित है और अपन ने डिस्कस भी किया है जीआईटी में कि विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर स्टोर होने के लिए कहां पर आता है, लीवर में आता। कहां पर आता है, लीवर में आता। यह भी आपको पता है कि यह क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है
कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराएगा? 2, 7, 9, 10। 2 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 9 नंबर वाला और 10 नंबर वाला, इनका निर्माण होगा। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन से नंबर का निर्माण होगा? 2 नंबर का। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कराता है, देखो एक्टिवेट नहीं करता है, इसका निर्माण कराता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कराता है विटामिन के। अब प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू में यदि गड़बड़ी आए, देखो लीवर खराब है, लीवर खराब है तो लीवर के अंदर स्टोर होने वाले विटामिन के पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। जब विटामिन के की वैल्यू कम होगी तो 2 नंबर का फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, इस पर भी क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। और जब प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू ब्लड में कम होती है तो पीटीआईएनआर की वैल्यू बढ़ जाती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इनकी वैल्यू बढ़ जाती। तो जब आप लीवर डैमेज वाले मरीज में पीटीआईएनआर की जांच कराएंगे, लीवर डैमेज वाले मरीज में पीटीआईएनआर की जांच कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पीटीआईएनआर बढ़े हुए हैं। तो मालूम चलेगा पीटीआईएनआर बढ़े हुए हैं तो क्या प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो क्या लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल हैं? तो आंसर है यस, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर लीवर फंक्शन टेस्ट। तो पहला तो प्लाज्मा प्रोटीन की जांच कराते हैं अपन लीवर फंक्शन टेस्ट में, दूसरा अपन पीटीआईएनआर की जांच कराते हैं। पीटीआईएनआर क्या मिलेंगे आपको? लीवर डैमेज होने पर बढ़े हुए। क्यों मिलेंगे बढ़े हुए? समझ में आ गया। लीवर खराब है तो विटामिन के कम होगा, विटामिन के कम है तो प्रोथ्रोम्बिन कम होगा, और पीटीआईएनआर प्रोथ्रोम्बिन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू कम है तो पीटीआईएनआर बढ़ेगा, और प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू ज्यादा है तो पीटीआईएनआर कम होगा। तो ये कम हो रहा है, इसलिए पीटी और आईएनआर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या पीटीआईएनआर लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल है? आंसर है यस, शामिल है। आंसर है यस, शामिल है। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि पोर्टल वेन के द्वारा आता है बिलीरुबिन, यहां पर इसका होता है कॉन्जुगेशन, और फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहां से बाहर निकलता है। फिर ये स्टर्कोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन बनाता है, तो यहां से निकलने वाले बिलीरुबिन को बोलते हैं अपन डायरेक्ट बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन से संबंधित सारे के सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सी बीमारी में कौन से बिलीरुबिन के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा। 3 तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और दोनों को जोड़ें तो टोटल। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। ये टोटल एक लेक्चर में डील कर लिया अपन ने। तो क्या लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन भी शामिल होता है? आंसर है यस, लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन भी शामिल होता है। आगे बढ़े आप। इसके अलावा लीवर से एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिनके नाम इस तरीके से हैं, जीजीटी। जीजीटी बोले तो गामा ग्यूटाइल ट्रांसफरेज, गामा ग्यूटाइल ट्रांसफरेज। एक और मार्कर सीक्रेट होता है जिसका नाम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। देखिए, नॉर्मली लीवर में डैमेज होने पर इनकी वैल्यू बढ़ जाती। हेपेटाइटिस हुआ है तो ये बढ़े हुए मिलेंगे, जॉन्डिस हुआ है तो ये बढ़े हुए मिलेंगे, लीवर सिरोसिस हुआ है तो ये बढ़े हुए मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते।
बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। हाँ, ये लीवर से सीक्रेट होने वाले मार्कर होते हैं जिनकी वैल्यू लीवर डैमेज के दौरान बढ़ जाती है। तो एक तो जीजीटी हो गया, गामा ग्यूटाइल ट्रांसफरेज, साथ में एल्केलाइन फॉस्फेटेज हो गया। इसके अलावा विशेष तौर से जो आपको ध्यान रखना है, ये जो जीजीटी है, नॉर्मल तौर पर वह इंसान जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म जैसा कि आप जानते हैं लीवर में होता है, तो लीवर में जितनी मात्रा में अल्कोहल पहुंचती है यह उसी अनुपात में बढ़ता है। लीवर में जितनी मात्रा में अल्कोहल पहुंचती है यह उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहां पर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सब्सटेंस अल्कोहल के लिए मार्कर का काम करता है, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्केलाइन फॉस्फेटेज या गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। तो आपको आंसर देना है गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। यह अल्कोहलिक मार्कर है, यानी इसका अनुपात उसी दर से बढ़ता है जिस दर से इंसान ने अल्कोहल ली हुई है। तो कौन सा लीवर मार्कर अल्कोहलिक मार्कर का काम करता है, आंसर आपको देना है जीजीटी। आंसर क्या देना है आपको, जीजीटी बोले तो गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। इसके बाद और अपन बात करें और कौन कौन से टेस्ट हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल हैं। तो देखें, अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। अभी तक लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन ने ये पढ़ा है टोटल सीरम एल्बुमिन लेवल, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, पीटीआईएनआर, बिलीरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। अब अपन मेन एंजाइम की बात करने वाले हैं। मेन एंजाइम की बात करने वाले हैं। देखें, हार्ट की मसल से और लीवर से, हार्ट की मसल से और लीवर से एक मार्कर या एंजाइम सीक्रेट होता है। इस पर्टिकुलर मार्कर और एंजाइम को नाम देते हैं अपन एएसटी। क्या नाम देते हैं अपन, एएसटी। व्हाट इज द एएसटी? बात करें एएसटी का मतलब है एस्परेट एमाइनो ट्रांसफेरेज। लीवर की मसल से और लीवर के अंदर से, लीवर सेल से और हार्ट की मसल से ये पर्टिकुलर सब्सटेंस सीक्रेट होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, द एएसटी आर ऑल्सो नोन एज एसजीओटी। एएसटी का एक और नाम है एसजीओटी। एसजीओटी की फुल फॉर्म की यदि अपन बात करें तो फुल फॉर्म होगी सीरम, जी बोले तो ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज, ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। तो देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझें, एएसटी और एसजीओटी दोनों एक ही बात है। एएसटी और एसजीओटी दोनों एक ही बात है। कहां से सीक्रेट हो रहे हैं ये? लीवर से सीक्रेट हो रहे हैं और हार्ट की मसल से सीक्रेट हो रहे हैं। अच्छा, लीवर में या हार्ट की मसल में किसी भी तरह का डैमेज हुआ तो ऑटोमेटिक सी बात है इनका सीक्रेशन कंपनसेट करने की वजह से बढ़ जाएगा, तो एएसटी या एसजीओटी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। अभी वर्तमान में यदि मेरी जांच कराई जाए और मेरा एसजीओटी बढ़ा हुआ मिले, 10 गुना बढ़ा हुआ मिले, 40 की जगह 400-800 मिले, तो सस्पेक्ट ये किया जाएगा या तो गड़बड़ मेरे लीवर में है और या गड़बड़ मेरे हार्ट के अंदर है।
तो यह इंपॉर्टेंट मार्कर होता है एएसटी, बोले तो एस्परेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, या इसी का नाम है एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिडिक ट्रांसएमाइनेज। इसका लेवल हार्ट डिसऑर्डर में और लीवर डिसऑर्डर के अंदर बढ़ जाता है। सेम इसी तरह का एक और मार्कर होता है, यह है मैक्सिमम मात्रा में लीवर से सीक्रेट होता है, मैक्सिमम मात्रा में लीवर से सीक्रेट होता है और ना के बराबर हार्ट मसल से सीक्रेट होता है। मैक्सिमम मात्रा में लीवर से सीक्रेट होता है और मैक्सिमम मात्रा में लीवर से सीक्रेट होने वाले इस पर्टिकुलर मार्कर का नाम है एएलटी। एएलटी बोले तो एलेनिन एमाइनो ट्रांसफरेज, एलेनिन एमाइनो ट्रांसफरेज मेनली कहां से सीक्रेट होता है? ये आंसर है लीवर से सीक्रेट होता है, ना के बराबर हार्ट मसल से भी सीक्रेट होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एसजीपीटी। इसको अपन एसजीपीटी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एसजीपीटी कौन सा हुआ? सीरम, जी बोले तो ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट, पी बोले तो पाइरुवेट, पी बोले तो पाइरुवेट और ट्रांसएमाइनेज, पाइरुवेट और ट्रांसएमाइनेज। इसको एसजीपीटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम सीक्रेशन लीवर के द्वारा होता है। तो यदि एसजीओटी और एसजीपीटी पर सवाल आ जाए, या अभी जितने भी इन्वेस्टिगेशन मैंने लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको बताए हैं उन पर सवाल आ जाए और पूछ लिया जाए सबसे सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर लीवर डैमेज, तो आपको आंसर देना है एसजीपीटी। क्या आंसर देना है? एसजीपीटी। यहां पर अपन बात कर सकते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर लीवर डैमेज, मार्कर फॉर लीवर डैमेज। यदि ऑप्शन में लिखा हुआ हो बिलीरुबिन भी हो, एसजीओटी एसजीपीटी भी हो और एल्बुमिन भी हो, सारे एलएफटी के कंपोनेंटों, और पूछ लिया जाए लीवर डैमेज के लिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट मार्कर कौन सा है, तो आंसर आपको देना है एसजीपीटी। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे टेस्ट एलएफटी के अंदर शामिल होते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो एलएफटी में शामिल है? क्या पीटीआईएनआर आता है? यस। एजी रेशो आता है? यस। ओटीपीटी आते हैं? यस। बिलीरुबिन आता है? यस। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज ऑल ऑफ देम, आंसर इज ऑल ऑफ देम। अगला पूछा था सबसे सेंसिटिव मार्कर बता दो लीवर डैमेज के लिए, सबसे सेंसिटिव मार्कर बता दो लीवर डैमेज के लिए। व्हाट इज द राइट आंसर? एसजीपीटी। व्हाट इज द राइट आंसर? एसजीपीटी। कौन सा मार्कर एल्कोहलिक मार्कर का काम करता है, एल्कोहलिज्म के लिए मार्कर का काम करेगा? कौन सा मार्कर? आंसर है जीजीटी, बोले तो गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो अपन लीवर फंक्शन टेस्ट में करते हैं। तो देखो कौन कौन से टेस्ट मैंने बताए, टोटल सीरम एल्बुमिन लेवल, एजी रेशो, इसके अलावा पीटीआईएनआर, क्यों इनका महत्व है ये कारण समझा दिया। इसके अलावा बिलीरुबिन, इस पर अपन एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टोटल। देन एल्केलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज, याद रखना है एल्कोहलिक मार्कर कौन सा है? जीजीटी। उसके बाद एसजीओटी एसजीपीटी।
तो एसजीओटी तो हार्ट से भी निकलेगा और लीवर से भी निकलेगा, पीटी की तुलना में कम स्पेसिफिक है। फुल फॉर्म क्या है एएसटी की? एस्पिरेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, और इसी का दूसरा नाम है, एएसटी का दूसरा नाम है एसजीओटी बोले तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। तो एक तो एसजीओटी हो गया, ज्यादा स्पेसिफिक ज्यादा सेंसिटिव कौन सा? एएलटी। एएलटी बोले तो एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज, दूसरा इसका नाम है एसजीपीटी बोले तो सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमाइनेज। यह सबसे स्पेसिफिक और सबसे सेंसिटिव मार्कर माना जाता है। तो ये हो गया एलएफटी। देख लें, यही पढ़ा अपन ने एलएफटी में। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है? लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है? तो देखो, जीजीटी गामा ग्यूटाइल ट्रांसफेरेज। आंसर कौन सा मार्कर? एल्कोहलिक मार्कर। कौन सा सबस्टेंस या कौन सा लीवर एंजाइम एल्कोहलिक मार्कर का काम करता है? जीजीटी। साथ में क्या पढ़ा? देखो, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन, इसके अलावा बिलीरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल, उसके अलावा पीटीआईएनआर, उसके अलावा क्या है? पीटीआईएनआर, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एएसटी। एएसटी को ही क्या नाम दिया था? एसजीओटी। साथ में एएलटी बोले तो एसजीपीटी। सबसे स्पेसिफिक या सेंसिटिव कौन सा? एसजीपीटी। सबसे स्पेसिफिक और सेंसिटिव कौन सा? एसजीपीटी। तो यहां अपन बोलेंगे इट इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर लीवर डैमेज। सेम यहां लिखा हुआ है, देखो, लीवर केमिस्ट्री टेस्ट एएलटी एलेनिन ट्रांसएमाइनेज। इधर लिखा हुआ है हेपेटोसेलुलर डैमेज, हेपेटोसेलुलर डैमेज। सेम एएसटी हेपेटोसेलुलर डैमेज। बिलीरुबिन कोलिस्टेसिस यानी बाइल में रुकावट आना या कॉन्जुगेशन में समस्या आना। उसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये भी कॉन्जुगेशन में समस्या आना या रुकावट आना। उसके अलावा पीटीआईएनआर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये तब इंपेयर्ड होगा जब सिंथेटिक फंक्शन इंपेयर्ड होंगे। या अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? विटामिन के कम हो जाएगा। उसके अलावा एल्बुमिन सिंथेटिक फंक्शन, और उसके अलावा जीजीटी, यह भी कोलिस्टेसिस में, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में और एल्कोहोलिज्म के लिए खास मार्कर का काम करता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये आप एलएफटी समझ गए। अब जो शुरुआती टॉपिक आपने पढ़ा बोले तो कोलिसिस्टाइटिस, उसका एक बार रिवीजन हो जाए तो देख लें आप। कोलिसिस्टाइटिस को यही पढ़ा था क्या? परिभाषा देखें, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। कौन कौन से टाइप थे? कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस ड्यू टू द स्टोन इन गॉल ब्लैडर, और एक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टोन, बिना किसी स्टोन के कोलिसिस्टाइटिस का डेवलप हो जाना। नेक्स्ट देखें आप, रिस्क फैक्टर कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो जो अपन ने कोलिलिथियासिस के पढ़े थे, सेम रिस्क फैक्टर यहां पर शामिल होंगे। एक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? आपके सामने दिए हुए हैं। ट्रॉमा इंजरी, किसको? गॉल ब्लैडर को, इन्फेक्शन होना, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। These are the risk factors of acalculous cholecystitis। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्यों होगा? कारण आपको पता है, इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़े, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। देखो कहां पर हो रहा है पेन? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में हो रहा है। उसी राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में टेंडरनेस और रिजिडिटी आ रही है। फैटी मील यदि खाओगे तो यह पेन बढ़ जाएगा।
और यह रेफर्ड होता है कहां, राइट सोल्जर पर, रेफर्ड होगा कहां, राइट सोल्जर पर। इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और यहां कंटिन्यू पेन होगा, कंटिन्यू पेन होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, साथ में यहां फीवर भी होगा, जॉइंडिस होगा, क्ले कलर स्टूल हो जाएगा, डार्क येलो कलर यूरिन हो जाएगा क्योंकि जॉइंडिस के सिम्टम आएंगे, और साथ में पॉजिटिव मर्फी साइन भी प्रेजेंट होगा। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। आगे बढ़े आप। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मीजर, तो देखें डायग्नोस्टिक मीजर में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉइंडिस के साइन देखने को मिलेंगे, साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन में मर्फी साइन और बॉस साइन भी देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे अपन बॉस साइन क्या है दोबारा से। और कौन सी जांच कराएं, यूएसजी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ईआरसीपी, साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट जो डील कर लिया, सीबीसी कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, साथ में इन्फेक्शन है तो ईएसआर भी बढ़ी हुई मिल सकती। क्या मैनेजमेंट करें, तो मरीज अभी भर्ती हुआ है तो एक्यूट फेज में क्या इलाज करें, एनबीएम रखो, एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग करते रहो, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करो, वाइटल साइन की जांच करो। ये दवाइयां चलाई हैं अपन। फ्लूइड की पूर्ति के लिए डीएनएस चला दी, रेंटेक चला दी, रेगलान, ओंडास्टिरोन, पेंटापेराजोल, एंटीबायोटिक फिजिशियन चॉइस पर डिपेंड करती है। पैरासीटामोल, फीवर आ रहा है तो दर्द निवारक के रूप में कौन सी, मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आंसर है मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट, जैसे ही रिकवर हो जाए एक्यूट फेज से अपन उसको बोलेंगे तो ये कि भैया ऑपरेशन करा ले, मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कराऊं, गोली दवाई लिख दो। इफ द पेशेंट डज नॉट विसेज फॉर सर्जरी एंड कोलिलिथियसिस इज द कॉज, मरीज ऑपरेशन नहीं कराना चाहता और पथरी की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हुआ है तो पथरी को घोलने वाली दवाई अर्सोडियोल, चिनोडियोल दे दो। दर्द हो तो कौन सी, मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड। और डाइट में क्या परिवर्तन करना है, लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। इसके अलावा यदि मरीज सर्जरी के लिए जाता है तो यह नॉर्मली तो अपन को 24 से 72 घंटे में परफॉर्म करनी चाहिए। दो तरीके से परफॉर्म करेंगे, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। सर्जरी के बाद क्या सलाह देना चाहेंगे, लो फैट डाइट अपन प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे। नेक्स्ट, ये बॉस साइन है जिसके बारे में अपन ने बात की। हाइपर एस्थीसिया डेवलप हो गया, ये देखो राइट सोल्जर का स्केपुला वाला पार्ट है, इसके जस्ट नीचे ये जो एरिया दिखाया हुआ है यहां पर हाइपरथीसिया हो जाता है और यहां पर हाइपरथीसिया डेवलप हो गया और तो पॉजिटिव साइन माना जाता है कोलिसिस्टाइटिस के लिए। तो इसी पर्टिकुलर साइन को अपन नाम देते हैं बॉस साइन। क्या नाम देंगे, बॉस साइन। तो बॉस साइन भी देखने को मिलेंगे कौन सी बीमारी में, आंसर है कोलिसिस्टाइटिस। लास्ट में टी ट्यूब, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए टी ट्यूब अपन ने डाल दी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल दिया। ग्रेविटी ड्रेनेज से यहां अपन एक बैग जोड़ देते हैं जिसके अंदर सीक्रेशन कलेक्ट होते रहते हैं। अब इसकी केयर में क्या ध्यान रखना है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट सडन इंक्रीज इन ड्रेनेज और अमाउंट एक्सीडिंग 1000 ml पर डे। बता दिया आपको 1000 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो बैग आप रखोगे यह गॉल ब्लैडर से नीचे रखोगे। कीप ड्रेनेज बैग बिलो द लेवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर से नीचे की साइड रखेंगे ताकि यह ग्रेविटी ड्रेनेज से पहुंचेगा, अपने आप ही इसके अंदर गिरेगा। तो इसका फ्लो मेंटेन रखना है ग्रेविटी से, जहां से स्किन के द्वारा वो ट्यूब बाहर निकल रही है उसकी आसपास की स्किन को इंस्पेक्ट करते रहना है, कोई रेडनेस तो नहीं है, एरिथीमा तो नहीं हो गया। इसको कभी भी इरिगेट नहीं करेंगे, नॉर्मली क्लैंप नहीं करेंगे, इसमें से कभी भी एस्पिरेट नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर इंजरी होने की संभावना है जब तक कि आपको ऑर्डर नहीं मिले। और यहां ध्यान रखने वाली बात, इसको क्लैंप करेंगे तो क्लैंप का ऑर्डर मिलेगा 2 से 3 दिन बाद।
जब इंसान खाना खाना स्टार्ट करेगा तो इसको 1 से 2 घंटे पहले, खाने से पहले और खाने के बाद क्लैंप कर देते हैं ताकि बाइल सीधा ड्यूडिनम में एंटर करे। और जो मॉनिटर करेंगे और क्लाइंट का रेस्पॉन्ड अपन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लिखेंगे कि उसके बाद किसी तरह का पेन मरीज को नहीं हुआ जब अपन नॉर्मल डाइट उसको स्टार्ट करते हैं। तो इट इज द केयर ऑफ टी ट्यूब, पर्पज ऑफ टी ट्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। डिसऑर्डर ऑफ गॉल ब्लैडर, डिसऑर्डर ऑफ गॉल ब्लैडर जिसमें अपन ने कोलीलिथियसिस, कोलिडोकोलीलिथियसिस, कॉल एंजाइटिस, कोलिडोकोटोमी और साथ में टी ट्यूब और कोलिसिस्टाइटिस, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। पूरी उम्मीद की आपको टोटली समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अपन ने एडिशनली, चूंकि नेक्स्ट लेक्चरों में भी बार बार एलएफटी नाम आएगा, बोले तो लीवर फंक्शन टेस्ट, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो भी यहां पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ लीवर। तो टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।